तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से आ गए हूँ मैं सेम जगह में। तो आज होने वाला है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं पार्ट 4। वो मुझे फोन करेगा चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। फोन रात को 8:30 बजे आया। ओके, अगले शनिवार मैंने कहा और फोन रख दिया। माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए थे। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी और सबक शुरू हुए। मैं तुम्हें घंटे के 10 सेट दूंगा। 1956 की तनख्वाह के हिसाब से 10 सेट प्रति घंटे का वेतन कम था। माइकल और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वो पहले से ही व्यस्त थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज़्यादा का काम मौजूद था। जब मैं उनका साधारण छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र उनके पिकअप ट्रक में वहां से जा रहे थे। माइक मुझे दरवाजे पर मिल गया। डैडी अभी फ़ोन पर है। उन्होंने कहा कि हम लोग पीछे के पोर्च में उनका इंतज़ार करें। माइक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जब मैंने उस पुरानी घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लड़की के पुराने फर्श की चमराहट सुनाई दी। दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहां इसलिए रखा गया ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि यह साफ थी पर यह स्पष्ट देखता था कि वो बदलना चाहिए। जब मैं संकेत लिविंग रूम में घुसे तो मेरा दम घुटने लगा था कि वहाँ पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और निश्चित रूप से यह फर्नीचर का संग्रहालय में होना चाहिए था। सोफे पर 2 महिला बैठे थे जिनकी उम्र मेरे माँ से थोड़ी ज़्यादा होगी। महिला के सामने एक पुरुष मजदूर के कपड़े में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हालांकि कपड़े साफ और फ्रेश किए थे परंतु उनमें स्टार्च नहीं किया था। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज़्यादा होगी, शायद 45 साल। जब मैं और माइक उनके पास से गुजरते हुए किचन की तरफ गए जहाँ से पोर्च का रास्ता था तो वो मुस्कुराया। मैं भी जवाब में शर्मा कर मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन है, मैंने पूछा। और ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति उनके वेयर हाउस को संभालता है और महिला रेस्तरां की मैनेजर है। तो और तुमने इस कंस्ट्रक्शन का सुपरवाइजर तो देखा ही होगा जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर जो बहुत से घर बना रहा है वो तुम्हारे आने के पहले ही जा चुकी है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है, मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं है पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने कहा और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए वो मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा था कि क्या हो, हम पैसा बनाना सिखाएंगे। माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका जवाब क्या दिया, मैंने सावधानी पूर्वक उत्सुकता से पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई पर फिर कुछ सोचकर उन्होंने ये कहा कि वो हमारे सामने एक ऑफर रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। मैं वहाँ कुर्सी के पिछले 2 पैर के सहारे टिका बैठा रहा। माइक ने ऐसा भी किया। क्या तुम्हें पता है कि वो कौन सा ऑफर देने वाला है, मैंने पूछा। नहीं, पर हमें जल्दी इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर पर्स में दाखिल हुए। माइक और मैं अपने पैर पर कूद गए, आदर के कारण नहीं बल्कि इसीलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चे तैयार, माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खिसकते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाया और अपनी कुर्सी को दीवार के पास खींचकर उनके सामने रख दिया। हमने अपने सिर हिलाया, अपनी कुर्सियों को दीवार के पास खींचकर उनके सामने रख लिया। वो एक विशाल शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फीट ऊंचे और 200 पाउंड वजन की। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल बड़े। वो लगभग एक जैसे ही थे, हालांकि दोनों एक ही प्रजाति के नहीं थे। हो सकता है कि उनकी ऊर्जा एक सी हो। माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो, क्या ये सही है रॉबर्ट? मैंने तत्काल सहमति में अपना सिर हिलाया। हालांकि मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। उन शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, ये रहा ऑफर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूँगा। अगर तुम्हें मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ। और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हैं जैसे कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। ये मेरा ऑफर है, इसे या तो मान लो या तो फिर वापस लौट जाओ। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, मैंने पूछा।